हर रोज की तरह रतनलाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। रतनलाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो। दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी सुबह ही जो बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन रतनलाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ़ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है। काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल रतनलाल के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। रतनलाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। सुधा के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थीं। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। रतनलाल जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ़ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू की तो जैसे मन की ही हो गई। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या? रतनलाल जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई ख़ास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। रतनलाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा कुछ कहता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता हो। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवा पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। सुधा को याद करके रतनलाल की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। सुधा के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जिम्मेदारियों के अलावा उनकी और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उनका अच्छा साथ दिया था। वह भी सुधा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। लेकिन ज़िंदगी की भाग दौड़ में वह सुधा की मन की इच्छाएं पूरी कर न सके। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं, पता ही नहीं चला। रतनलाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे
जिसमें रतनलाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। रतनलाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर रतनलाल जी घुट घुट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल ही रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। रतनलाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद ही अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहाँ देखा बहू और बच्चों का कप धोकर रखे थे। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। रतनलाल आसमान की तरफ देखकर बोले, सुधा, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन दिया था, फिर क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? रतनलाल की आंखें भर आईं। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने रतनलाल जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने भी झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए। बेटे ने जाते हुए कहा, ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो। बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है। ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। रतनलाल जी हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। रतनलाल जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसमें लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था सुधा जी से, पूरी ज़िंदगी किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग्स खरीद रहे थे। पता नहीं रतनलाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटवा लिया और निकल पड़े। सुधा जी के याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनकी श्वास चढ़ गई थी और उनके सांसों की गति तेज़ हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी, गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। रतनलाल जी ने देखा 10-12 रंग के गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि सुधा जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से सुधा जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर ही निकलती थी
और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों की नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपयों के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ रतनलाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, सुधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही रतनलाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। दोस्तों, हमें बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए ताकि वे अकेला महसूस ना करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।